का स्वागत करता हूं, क्योंकि कई दिन से काफ़ी नगर परिषद रेवाड़ी चर्चाओं में रहा है और वो चर्चाएं हैं ऐसी कि जिसमें दो हमारे कर्मचारी निलंबित हो गए हैं, जो लेखाकार थे जितेंद्र कुमार यादव और हैप्पी जी। क्योंकि बहुत से लोगों को ये स्पष्ट नहीं है, कोई कहता है कोई भी आदमी कह देता है कि ये ले लिया, ये कर दिया, उसने ये कर दिया था, वो छुट्टी पर चला गया था। लेकिन सच्चाई इसमें ये है जो आप लोगों के कागज से मैं प्रस्तुत करूंगा। हैप्पी जी ने पूरी डिटेल के साथ 18/8/2025 से लेके 18/12/2025 तक की छुट्टी अप्लाई की थी और उसने कहा था विदाउट पे, यानी अवैतनिक अवकाश। तो उसके बाद ये छुट्टी मेरे पास एक्शन जो अंकित वशिष्ठ है उनके माध्यम से मुझे आई, क्योंकि उस पर रिकमेंडेशन होती है, जो भी हेड ऑफ द ब्रांच होता है। उसके बाद मेरे पास आई तो मैं भी अलाउड करके एक्शन सामने इसको रिकमेंडेशन किया है और एज पर रूल एंड गाइडलाइन, जो इसकी रूल और गाइडलाइन है लीव सर्विस रूल 2016 के, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सीओ यानी कि डीएमसी साहब को भेज दी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सीओ लगे हुए हैं हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनके पास ये छुट्टी भेज दी हमने 4 महीने के लिए विदाउट पे। लेकिन क्या हुआ कि आज तारीख है 16/2/2026 और छुट्टी भेजी थी मैंने ये लगभग 18 से पहले ही, 17 के पास है ये, 11 को भेजी है मैंने 11 तारीख को, क्योंकि एक्शन साहब के साइन पे 11/8/25 में, और मैंने भी उसी दिन ही साइन करके भेज दिया था, क्योंकि मैं सक्षम प्राधिकारी नहीं हूँ। और ये छुट्टी आज तक मुझे स्वीकृत होके नहीं आई है डीएमसी ऑफिस से, क्योंकि जो सक्षम प्राधिकारी होते हैं उसको पूरा अधिकार है, वो पूरे जो उसने छुट्टी मांगी है किसी कर्मचारी ने, वो पूरा टाइम की छुट्टी दे, या भाई वो कह दे भाई मेरा काम नहीं चलता 4 महीने क्यों मांग रहा, 2 महीने की दे, या वो उसको नोट अलाउड भी कर सकता है कि अभी भाई जैसे बारिश का मौसम था उस टाइम पे कि मैं अभी छुट्टी देने में सक्षम नहीं हूँ भाई, यार आप काम करना पड़ेगा। तो ऐसा ना हुआ और आज तक मेरे पास ये डीएमसी ऑफिस का कोई भी चिट्ठी या कंप्यूटर में कोई मेल के माध्यम से या दस्ती डाक में आज तक मुझे प्राप्त नहीं है कि मैं सक्षम प्राधिकारी यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या एज ए डीएमसी कि मुझे प्राप्त हुआ। कोई भी छुट्टी मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुई और इन बिटवीन ये छुट्टी मेल पे नहीं आई। इन बिटवीन जो हैप्पी जे था वो 17/10/2025 को वो मेरे पास एक यहाँ पर आके ज्वाइनिंग दे देता है, तो मैंने भी वो एज फॉर नेसेसरी एक्शन भेज दी थी अकाउंटेंट को। जो वेतन अवैतनिक अवकाश के दौरान जो वेतन दिया गया वो मिसअंडरस्टैंडिंग से दिया गया था, क्योंकि छुट्टी तो हमने भेजी थी 4 महीने की विदाउट पे, वो स्वीकृति होगी नहीं आई। हाँ, इसमें एक लेखा शाखा से ये त्रुटि हुई कि वो नोटिंग पुट कर देते मेरे को कि जो इसने ज्वाइनिंग दी है कि वो उसकी छुट्टी नहीं आई थी अब तक, तो ज्वाइन करके आगे सैलरी कैसे दे, क्योंकि अनुभव के साथ सब कुछ आता है। अब जैसे हम लोगों को ये ठोकर लगाओ या चोट लगी, आगे हमारे भी तमके खुल गए कि यदि उसी टाइम पे हम नोटिंग लेके हम डीएमसी साहब को भेज देते या मेरे तक आती है, मैं चिट्ठी लिखता कि डीएमसी साहब ये तो बंदा दोबारा आ गया है कनिष्ठबन था और इसकी ज्वाइनिंग दे दिया इसने और इसकी छुट्टी आज तक स्वीकृत होकर नहीं आई। उसके बाद वो फिर चला जाता है, मुझे नहीं बता के गया, क्योंकि टेक्निकल विंग में अलग अलग ब्रांच होते हैं, किसी के पास नाले हैं, किसी के पास सफाई है, किसी के पास अलग अलग वार्ड है, ज़्यादातर फील्ड की नौकरी होती है इन लोगों की। तो मुझे फिर पता लगा कि वो नहीं आया, ठीक है। इन नोटिंग क्या हुआ कि इन बिटवीन सारे जब सैलरी बनी उसकी भी सैलरी उनके साथ बन के आ गई। जैसे हमारे एक सबके ईओ से लेके और पीएन तक, स्वीपर तक एक पूरा परफॉर्मा होता है, उसमें हम सैलरी बनाते हैं, तो उसमें इसकी सैलरी आ गई। और यदि सैलरी इसकी मान लिया 2 महीने की निकली है इसकी, तो उसने वो जब उसने ज्वाइन किया दोबारा, उसने ये मेरे आगे भी कहा था कि सर मैं इन बिटवीन चला गया था, मेरे फादर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं चला गया। मैंने ये भी कहा था तुम अवैतनिक अवकाश मत ले, या तो तेरे पास अर्न लीव हो या कोई और भी लीव हो उनमें से ले ले, क्योंकि उसकी पारिवारिक स्थिति पहले ख़राब थी, उसके फादर बीमार थे और वो भी खुद स्ट्रेस में चला हुआ था, डिप्रेशन में चला हुआ था, तो उसके ब्याह पर उसकी सैलरी निकल गई थी। और जब डीएमसी साहब को और मुझे ये पूरा
ज्ञात हुआ, क्योंकि मेरे अकाउंटेंट साहब की गुड़गांव में ट्रेनिंग चली हुई थी, मुझे भी पूरा पता था किस डेट से किस डेट तक उसकी सैलरी निकली है। डीएमसी साहब का मेरे को फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे हैप्पी की सैलरी निकली। मैं सर निकली जरूर है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है किस डेट से लेके किस डेट तक निकली है, और जो अब आया हुआ है ये इस डेट का हम रेगुलर कर्मचारियों के साथ इसकी सैलरी निकाल रहे हैं। तो जब उसने हैप्पी ने खुद एक्सेप्ट किया कि मैंने 17/10/2025 को ज्वाइन करके मेरी वापसी चला गया था, और मैंने ये सैलरी इस खाता नंबर इसमें और विद इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट के साथ मैंने जमा करवा दी है, वो मुझे उसने डीएमसी साहब को लिखते हुए मुझे कॉपी की। इसमें चार्ज क्या था कि किसी कर्मचारी की यदि सैलरी निकल भी जाती है तो उसका प्रावधान है, वह तो उसको अगले सैलरी में उसको पेड दिखा के उसको एडजस्टमेंट किया जा सकता था। दूसरा यह कि उसने सबमिट ही करवा दी विद इंटरेस्ट की नगर परिषद को इस मामले में कोई वित्तीय हानि नहीं हुई। फिर डीएमसी साहब ने, मुझे इस चीज़ का अफसोस है और डीएमसी साहब से मैं अनुरोध भी करूंगा कि ऐसे मामले, क्योंकि नगर पालिका है, अलग अलग क्षेत्र में काम होता है, वो हमारे उच्च अधिकारी हैं, क्योंकि बहुत सी त्रुटियाँ आ जाती है बातों में, कोई रूल क्लियर नहीं है, कोई ऐसे बहुत से ऐसे काम है जो रूल में ही नहीं है, ठीक है, और हम काम करते हैं, क्योंकि म्यूनसिपलिटी जो हर एक डिपार्टमेंट जिसको मना कर देता काम और म्यूनसिपलिटी करती है, ये भी सच्चाई है। तो डीएमसी साहब को हमें शो कॉज करना चाहिए था कि मेरे संज्ञान में ये मामला है और ऐसे ऐसे करके ये अवैतनिक अवकाश पे था और इसको सैलरी कैसे मिली। पहली बात तो वो शो कॉज जब करते जब वो छुट्टी सेंक्शन करके मुझे भेजे, क्योंकि आज दिनांक 16/2026 तक मेरे पास उनका अवैतनिक अवकाश स्वीकृत हो गए मेल पे डीएमसी साहब की कोई चिट्ठी लिख के, क्योंकि जो ऐसे अवकाश होते हैं उनको हमने सर्विस बुक में चलाना पड़ता है। और यदि डीएमसी साहब के ऑफिस से मुझे, मैं अब भी अनुरोध करता हूँ और मैंने कॉपी भी की है कि यदि अवैतनिक अवकाश जितना भी आपने स्वीकृत किया है, मुझे पता 2 महीने के किया, क्यों हमने प्रपोज तो 4 महीने का किया था या 3 महीने का किया या पूरे 4 महीने का है, किस रूल में और किस धारा के तहत आपने किया है वो हमें प्रोवाइड करना ताकि हम सर्विस बुक में इंदराज कर लें। पहला हैप्पी वाला मामला, लेकिन डीएमसी साहब ने हमें शो कॉज ना देकर सीधा माननीय महानिदेशक महोदय को लिख दिया, जिसमें हमारे 2 कर्मचारी सस्पेंड हो गए, और जो कि उनके ऊपर जो चार्ज बनता है कि उन्होंने अवैतनिक अवकाश के दौरान उनका वेतन की अदायगी कर दी, जबकि उसने हैप्पी देवी को जो अवैतनिक अवकाश की अवधि में जो भुगतान हुआ था उसने विद इंटरेस्ट सबमिट करा दिया, जिससे हमारे नगर परिषद को 1 पैसे की भी लॉस नहीं हुआ। जी, आप मुझसे पूछना चाहते इसको उसके बारे में बताइए। ठीक है, अभी जो मामला हरीश कुमार का आया, हरीश कुमार जो कलरक था मेरे पास, ये डेथ बर्थ उसमें था विवाह पंजीकरण में, और डीएमसी साहब का यहाँ पर निरीक्षण हुआ था, लगभग सितंबर में था, अक्टूबर सितंबर में ही था। उन्होंने एक लिस्ट लगाई हुई थी, आपके कई पत्रकार साथियों ने छापा भी था, उन्होंने लिस्ट लगाई तो भैया ये दस्तावेज जो ऑनलाइन पोर्टल पे जो भी रिक्वायर्ड हैं वो लगा दें। और वो पहले से ही डिप्रेशन में था, जब उसने ज्वाइन शायद जुलाई में किया है, वो फर्स्ट टाइम ही डिप्रेशन में, जो उसका जो पैसा था जो उसको, क्योंकि वो एक्स सर्विसमैन है नेवी से, उसका पैसा कहीं डूब गया, मुझे नहीं पता कहाँ लगाया उस बंदे ने। तो उसके बाद वो मेरे पास आया कि सर मैं बहुत बड़ा डिप्रेशन में हूँ और मैं काम करने में असमर्थ हूँ, मुझसे ऐसा काम लिया जाए कि भाई जिसमें ज़्यादा तकलीफ ना हो, मैं काफ़ी मानसिक तनाव में परिवार से चला हूँ। ठीक है, उसने यहाँ पर मेरे पास लिखित रूप में नहीं, मुझे मौखिक रूप में कहा था कि मुझे अवकाश चाहिए। तो मैंने कहा पहले से ही भाई 1-2 लड़कियाँ मेरे साथ में 2 या 3 का लड़का हमारी उस टाइम पे अवकाश पे गई हुई थी, अनीता थी शायद, 1-2 कर्मचारी CCL पे गई हुई थी, चाइल्ड केयर लीव पे। मैंने उसको अवकाश के लिए मना कर दिया, वो 3 दिन लगातार नहीं आया, उसका मैंने शो को जारी किया था, देना मैं शो को जारी किया था। उसके बाद वो लगातार आया, यहाँ इन कर्मचारियों के साथ रहा। अब उसने उसकी अटेंडेंस है भाई रजिस्टर में, उसने अटेंडेंस भी लगाई, लेकिन हमारे क्या है कि मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ, जो हमारे जो लगातार भ्रष्टाचार का आरोप नगर परिषद रेवाड़ी पे लगता है, या एनडीसी में लगे या किसी भी चीज़ या नक्शे में लगे, या क्या नाम है आप कह रहे हैं, चाहे एनओसी में लगे या किसी भी चीज़ में लगता है। कुछ कर्मचारी हमारे ऐसे थे जिनकी अब दुकान बंद हो गई है, दलाल चक्कर काट के चले जाते हैं कि सीधा पब्लिक का, यदि ईओ साहब ने सीधा पब्लिक का काम कर दिया तो ईओ भ्रष्ट हो गया उसमें, क्योंकि सबकी रोजी रोटी मारी गई। यदि मैंने कोई काम कह दिया, कोई सालों से धक्का खा रहा है कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे, ये करवा दे, यहाँ बैठ के कर दी, तो
ईओ ने गड़बड़ कर दी सारी। लेकिन हाँ, यदि दलालों के माध्यम से, उन लोगों के माध्यम से, वो दलालों के माध्यम से वो काम कर दें तो सब कुछ ठीक है। अब जो ये जो जानकारी जो जिसने ये एक पत्रिका है, क्या नाम, मजदूर मोर्चा, जिसकी इन्फॉर्मेशन दी है, वो प्रॉपर्टी आई तो मुझे याद नहीं। हमारा कर्मचारी है कोई ऑफिस का जो पूरी इन्फॉर्मेशन उसको दे रहा है, उसको तकलीफ क्या है? उसको तकलीफ है एनडीसी में लगने की। और पहले भी उसने, मतलब मेरे पास बहुत सी शिकायतें उसकी आई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। ये नगर परिषद कर्मचारी जो दलालों के माध्यम से चल रहे थे। बिल्कुल। अब देखो, मैंने जो कर्मचारी हैं, जो महिला कर्मचारी थी, उनके पास अलग अलग ब्रांचेज थी। क्योंकि देखो दिक्कतें क्या होती है, जो लगातार कोई किसी एक चीज़ में काम करता है वो एक्सपर्ट हो जाता है, उसके संपर्क में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अब मुझे ये लगा यहाँ पर जब मैंने ज्वाइन किया, मेरे पास इतनी सारी एकदम शिकायतें आई कि इन कर्मचारियों द्वारा नगर परिषद का नाम बदनाम हो रहा है। उनको मैंने उस काम से हटा दिया। अब उन लोगों को तकलीफ है, कभी तो वो किसी और का नाम, एक बुजुर्ग का नाम लेके कंप्लेन कर रहा है, उसको पढ़ना नहीं ना, उसकी इंग्लिश में कंप्लेन आ रही मेरे पास, उसका आधार कार्ड लग गए। हमने उससे छानबीन की। माँ अपने बोला भाई मेरे को तो पता नहीं, मैंने तो आउट टैक्स का पता नहीं, मेरा बेटा आएगा वो देखेगा, उसके नाम से इंग्लिश में कंप्लेंट है। अब सारी इंफॉर्मेशन जो मेरे ऑफिस की, जो भी जो किसान मजदूर मोर्चा है, उससे छापी है। कोई किसी अधिकारी की स्टेटमेंट ली उसने किसी तो क्या आप उसके ऊपर डेफेमेशन का केस करेंगे? बिल्कुल, हाँ, मानहानि का उसके ऊपर केस बनता है, क्योंकि उसने बगैर तथ्यों के, हाँ, अब जिस प्रॉपर्टी आईडी का उसने जिक्र किया वो तो रिजेक्ट है, 4 बार रिजेक्ट है, 5वीं बार रिजेक्ट हो रही है। वो कह रहे हो तो नाले के ऊपर कोई हॉस्पिटल बना हुआ है, उसकी एनडीसी जारी कर दी। हाँ, जिस आप एनओसी जो हॉस्पिटल मानक पूरे करता है, उसका नक्शा पास है, वो मानक पूरे करता है। मैंने कभी एनओसी के लिए मना नहीं किया, लेके उनका अधिकार है। उसने हाउस टैक्स वर्क है, बिल्डिंग चार्ज दे रखा है, मैं कैसे, हम काम करने के लिए रोके, बैठे हैं यहाँ पर, काम रोकने के लिए नहीं। नगर परिषद का काम क्या, एनडीसी, सरकार ने एनडीसी जारी की है। यदि हम उसका काम रोके, पब्लिक को बार बार रिजेक्ट करके या रिवर्ट करके उनको परेशान करने के लिए नहीं बैठे, हम उसको बढ़िया सुविधा देने के लिए बैठे हैं कि वो उसको एनडीसी की कहीं ना कहीं जरूरत है, उसको एनडीसी तब तक अप्लाई किया है। जो आप कह रहे हो कि हमने उसको 4 बार वो बार मैं उसको देख, रोबिन ने निकाली होगी, जो लगातार उसकी क्या है, कुछ शायद अप्रूव्ड है उसका एरिया, कुछ अनअप्रूव्ड है, कुछ डिस्प्यूटेड है। मॉडल टाउन में के ऐसा कुछ बताया कर्मचारी ने मेरे को, क्योंकि मैं तो सीएनएस की मीटिंग में था और उसमें ये इन बिटवीन मुद्दा आया, तो मैंने ये कहा उसको, बल्कि 3-4 बार पहले रिजेक्ट किया जा चुका है। और अब भी जो मैंने जो लेटेस्ट स्टेटस जो उससे कल पूछा था, फिलहाल भी वो रिजेक्ट है, और वो कह रहे हैं उसको तो एनडीसी दे दी। हाँ भाई, एनडीसी पोर्टल पे बहुत सी खामियां हैं, बहुत से नाम की खामियां हैं। किसी का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, किसी का एरिया अपडेट नहीं है, किसी का नाम अपडेट नहीं है, किसी का फादर नेम अपडेट नहीं है, किसी की रेवेन्यू रिपोर्ट में कुछ है और एनडीसी पे कुछ है। वो साथ ऑब्जेक्शन लगा के कर रहे हैं। और मैं आज भी आपके माध्यम से पब्लिक से अपील करता हूँ कि आप जो एनडीसी पोर्टल के लिए आप बाहर से आवेदन लगाते हैं, लोग कहते नहीं भाई वहाँ तो पैसे दिए हमारा काम नहीं होता, मैं कहता हूँ पैसे लगते ही नहीं, आप सीधा मेरे सीएफसी सेंटर पे आइए, अपना ऑब्जेक्शन, क्योंकि जो एनडीसी पोर्टल के लिए बाहर से ऑब्जेक्शन लगाते हैं वो 100, 150, 200, 500 भी लेते हैं, ठीक है। जबकि और वो ऑब्जेक्शन वो जो बताते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन लग पाता कि वो चाह क्या रहे हैं, ऑब्जेक्शन गलत लग जाता है, फिर वो रिवर्ट हो जाता है, फिर दोबारा वो वहाँ यहाँ से ऑब्जेक्शन कुछ लगाना चाह रहे हैं, लग जाता है कुछ, यहाँ से हम फिर रिवर्ट कर देते हैं। तो मेरी अपील है लोगों से भी कि आप मेरे सीएफसी सेंटर में आइए, अपने डॉक्यूमेंट पहले पता कर ले कि मैंने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन लगाना कि मैंने नाम की त्रुटि ठीक करानी है, मैंने नंबर की त्रुटि ठीक करानी है, एरिया मैंने ठीक करवाना है, अप्रूव्ड अनप्रूव्ड ठीक कराना है। तो हमारे ऑफिस में कर्मचारी की सीएफसी सेंटर पे ये एक हमने सीएफसी सेंटर में लगाया हुआ है, तो वो उसके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग वो उसके क्या नाम है ऑब्जेक्शन लगाएगा, पैसा लगेगा ही नहीं उसका। ये सब उसने 17/10/2025 में ज्वाइन किया ना, के बीच में नहीं, उसकी छुट्टी मंजूर नहीं हुई, आप तक अभी तक भी मैंने अकाउंटेंट साहब से पूछा कि आपने या तो जब छुट्टी मंजूर नहीं हुई तो आपने नोटिस पे लेकर आया था कि हमें छुट्टी प्राप्त नहीं हुई। उसने जो बीच में गड़बड़ कर दी, जो 17/10/2025 में उसका ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, उस ज्वाइनिंग के व्यापक, क्योंकि अनुभव मैंने ठोकर खाने से अनुभव आते हैं। अब उन लोगों ने उसकी ज्वाइनिंग देख के और वो सैलरी विड्रा कर दी,
लेकिन जब उसने खुद भी कबूल किया, हम लोगों ने भी डीएमसी साहब को मैंने खुद ही बताया था, सर मैं ऐसी बातें हैं और ये क्या नाम है, ये या तो एडजस्टमेंट हो जाएगी सर, अब ये काम कर रहा, हमने पेड कर दिया ऑलरेडी पेड, एक नोटिंग हम बनाएंगे सर और इसको लिख देंगे भाई आप इस अवकाश के दौरान नहीं आए और आपकी ये अवित्तीय अवकाश था, तो या तो ऑलरेडी पेड, यदि वो फिर उसने कहा कि सर मैं तो जमा करवाऊंगा, उसने कैलकुलेशन करके विद इंटरेस्ट 12% करके उसने जमा करवा दी। आपने बड़ी बात बताई, तो इसका मतलब क्या दो सर देखो, जो मेरा मतलब कहने का ये है कि जो हमारे डीएमसी साहब हैं, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां उनसे भी होती हैं। अब ये गलती है, ये कर ले डीएमसी साहब की गलती थोड़ी है, ये उससे कर ले की गलती है कि एक कर्मचारी का अवित्तीय अवकाश उनके ऑफिस में गया, ये उनकी ब्रांच डीएमसी साहब को पुट करती तो वो चिट्ठी बना के मुझे भेज देते, आज तक नहीं आई। उसी तरह का एक मामला आया लोकायुक्त में, डीएमसी साहब को लोकायुक्त से सीधा लेटर आ गया, डीएमसी साहब को डायरेक्शन की लोकायुक्त ने कि 13/1/2026 में ईओ नगर परिषद रेवाड़ी को लोकायुक्त में पुखराज मल्होत्रा के केस में रिकॉर्ड सहित उपस्थित होना डायरेक्शन करें। और वो मामला क्या हुआ, वो डीएमसी साहब ने भी शायद लेटर बनाया होगा, मेरे पास तो पहुंचा नहीं, जो मैंने सुनने में आया है। वो एक राहुल कर्मचारी, उसने मेल करना था, जबकि हम हमारे कर्मचारी डेली डीएमसी ऑफिस जाते हैं, उस राहुल कर्मचारी ने वो मेल नहीं किया, उसने मेल नहीं किया, तो उसको मैं बताता हूँ, अभी दिखा देता हूँ, उसको मेल नहीं किया, एक लेटर में अभी आपको देता हूँ, मैंने कहीं से लिया है, उसके मेल ना करने से 13/1/2026 में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नगर परिषद रेवाड़ी से उपस्थित नहीं हुआ, ठीक है। लोकायुक्त में, लोकायुक्त ने डीएमसी साहब का शोकॉज किया और डीएमसी साहब को भी तभी पता लगा जब शोकॉज आया कि भाई ऐसे ऐसे करके लोकायुक्त में ईओ एमसी नहीं पहुंचे और उन्होंने मेरा स्पष्टीकरण कर दिया, शोकॉज कर दिया। मैंने शोकॉज का जवाब दिया है भाई तेरे पास, शोकॉज का जवाब दिया कि मेरे कार्यालय में इस प्रकार की कोई भी लेटर पत्रता प्राप्त नहीं हुई, ना तो लोकायुक्त मान्य महोदय से, ना आपके मान्य महोदय से, ना कोई व्हाट्सएप पे ये निकालना पड़े, ना कोई व्हाट्सएप पे हुई, ना कोई क्या नाम है मेल पे हुई, ना किसी ने मौखिक आदेश दिए, ना किसी ने दस्ती दिया। और हम तो डीएमसी ऑफिस जाते ही रहते हैं मीटिंगों में या डीएमसी जब बुलाते हैं, तो ये चीज़ें हैं। और आज तक फिर शोकॉज का जवाब देने का अभी मैं लेटेस्ट जो अभी मंगलवार को लोकायुक्त महोदय के सामने प्रस्तुत हुआ और सारा मैंने विस्तृत जानकारी दी कि ऐसे ऐसे करके ये मामला हुआ। हाँ, उस मामले से जुड़ा एक मामला और बता देता हूँ मैं आपको कि जिस कर्मचारी ने मेल नहीं किया था उसके साथ डीएमसी साहब ने मारपीट की, गाली गलौज की। वो लड़का मेरे पास रात को आया था। जहाँ तक मैं बताना देना चाहता हूँ, मैं सारा प्रेस है मेरे सामने, देखो यदि मेरा प्रेस का साथी कोई भी ये बता दे कि मैंने डीएमसी साहब के ऊपर कोई SC/ST का किसी भी पुलिस थाने में, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, ADC ऑफिस में, डायरेक्टर ऑफिस में या किसी भी कार्यालय में मैंने SC/ST का कोई भी मुकदमा दर्ज कराया, तो आप लोग सारे जानकारी हैं, किसी के नॉलेज में तो बताओ। लेकिन डीएमसी साहब द्वारा बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि ये तो फलाने का रिश्तेदार है और ये SC/ST के कवच में है। भाई मैं अनुसूचित जाति में पैदा हूँ, मेरा कोई योगदान नहीं है इसमें। भगवान ने जिस जाति में मेरे को पैदा किया मैं तो रहूँगा। और जो यदि मेरे ऊपर कोई अत्याचार किए जाते हैं, डीएमसी साहब ने, मैं बताता हूँ, 14/11/2025 में मैंने डीएमसी साहब द्वारा जो प्रताड़ित किया गया था, गाली गलौज मुझे दी गई थी, डीएमसी साहब ने मेरे को बहुत परेशान किया था और मैं इस चीज़ में बहुत डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में गोलियाँ खाकर मैं परेशान हो गया था। मैंने अपना त्याग पत्र भी लिख दिया था कि मैं ये नौकरी नहीं करता, क्योंकि जब मेरे शरीर ही मुझे अलाउ नहीं करता, मैं बच्चों की केयर नहीं कर पा रहा, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया इतना सारा, मैं ऐसी नौकरी का करूँगा क्या। मेरे को बहुत प्रताड़ना की गई थी, लेकिन मैंने SC एक्ट का कभी भी प्रयोग नहीं किया। मैंने उसमें ये लिखा था कि ऐसी ऐसी बात है। और बड़े बड़े अधिकारी, YP पूर्ण जैसे अधिकारी भी जो हमारी अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, बड़े बड़े अत्याचारों के सामने आके वो घुटने टेक गए और उन्होंने सुसाइड कर ली। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं किसके लगूंगा जब मुझे इतना डिप्रेशन देगा, मेरा गाली गलौज दी गई, प्रताड़ित किया गया मुझे, तो मैंने अपना त्याग पत्र देना ही उचित समझा। उसी मामले में डीएमसी साहब खुद जाके DC साहब के यहाँ पहुँचे। DC साहब ने मुझे ही बुलाया था, दोनों पक्षों को सुना था और DC साहब ने ही DC साहब के सामने डीएमसी साहब ने माफ़ी मांगी कि हाँ मैंने ऐसे किया। क्योंकि देखो,
हम भी अधिकारी हैं, सो कोच करे, डांट मारे, उनका अधिकार है, कोई हम काम नहीं कर डांट मारे, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन माँ बहन की गाली ना दे, माँ बहन की गाली देके प्रताड़ित ना करे। ये सब अब जो किसी अखबार ने मेरे से ना पूछती की, इसीलिए क्योंकि बार बार मैं भी परेशान हो गया था। और देखो किसी अधिकारी को बार बार आरोपित किया जाता है बगैर तथ्यों के आधार पे, यह तो रिकॉर्ड है, जिस रिकॉर्ड को मुझे ही पत्र प्रेस के माध्यम से पता लग रहा है, बार बार किसी कर्मचारी को नीचे उसकी छवि खराब करने का प्रयास किया जाता है, उसको डैमेज करने का प्रयास किया, मानसिक तनाव देने का प्रयास किया जाता है। इसलिए मैंने आप लोगों को याद किया कि मैं मेरी स्थिति स्पष्ट कर दूं। कल को मैं इतना मैं लगातार डिप्रेशन पे एक मजदूर मोर्चा अखबार है जो मेरे ख्याल में फरीदाबाद से निकलता है, उसके लिए किसी मेरे यहाँ से 2 कर्मचारी जो पीड़ित लगा लो, या वो बीमार लगा लो, या वो एनडीसी के बीमार लगा लो, या वो पीछे जो मामला चल रहा उस चीज़ के लगा लो, वो उससे लिंक में है। वो जो हमारे ऑफिस में छोटी मोटी गतिविधि, उनको ये नहीं पता होता था कर्मचारियों को कि ये हुआ है काम कि नहीं हुआ, ये रिजेक्ट हुआ कि एक्सेप्ट हुआ, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उसको दे देते हैं कि ऐसे हुआ, ऐसे नहीं हुआ। मेरा मतलब तो आपके ऑफिस वाले ही छपवा रहे हैं कोई? सर देखो, उसने भी लिखा है कि नगर परिषद कार्यालय के सूत्रों के द्वारा, तो सूत्र तो यही है, तो ब्लैक शिप है यहाँ। देखो सर, मैं एक कहता हूँ, वो कर्मचारियों को मैं भी ये अनुरोध करता हूँ, उनसे चेतावनी नहीं देता, मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने काम को पे ही फोकस दें, ठीक है, अपने काम पे ही फोकस दें। देखो ये अन्यथा कि कोई इसमें उनकी भी कोई विदाई नहीं होने वाली। ये नगर परिषद उनको जीविका है, नगर परिषद पालन पोषण करते हैं, और उसने तो बाकायदा बड़े बड़े आरोप मंत्री जी पर भी लगा दिए कि मंत्री जी ने ये कर लिया, मंत्री जी ने वो ले लिया। तो उस आदमी के पास आधारित निराधार तथ्यों के आधार पर कोई चीज़ छापी है उसने। हाँ, दूसरा उसने छापा कि ये कौन सा स्कूल है, ये राष्ट्रीय हाई स्कूल की छाप दी कि इस पर 50 लाख का लेना। वो बंदा आपके शहर का ही है जिसकी राष्ट्रीय हाई स्कूल की प्रॉपर्टी आईडियाँ बनी हुई है। मैंने प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनाई, उससे पहले प्रॉपर्टी आईडी जब बनी उसका रिकॉर्ड एनडीसी पोर्टल पे है। मैंने उस प्रॉपर्टी आईडी से कोई छेड़छाड़ नहीं की, ना मैंने उसकी बनाई, ना मैंने न्यू प्रॉपर्टी आईडी बनाई, ना मैंने पुराने में उसका नाम चेंज किया, ना मैंने मोबाइल नंबर चेंज किया। मैं पहले भी वो दे, और वो 50 मतलब उसके 50 पैसे भी लगे, उसने तो ऑब्जेक्शन भी मेरे ऑफिस से लगाया था। तो उसको कहीं ना कहीं से जो भी उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो बड़ा मतलब मोटी कमाई करने का। सर हम ये जानना चाहते हो किस हाँ, इंक्वायरी उसकी चली हुई है, वो प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है सर्वे के दौरान, और प्रॉपर्टी आईडी उसमें उनकी नहीं औरों की बनी हुई है। एक जो प्रॉपर्टी, मैं नाम भूल गया, जो सुशीला का लड़का है उसकी प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है। एक कोई वो लड़का वो है बुजुर्ग जो आते हैं जो कंप्लेंट देते हैं, उनकी प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है, और लोगों की प्रॉपर्टी आईडी बनी है, लेकिन बनी हुई है सर्वे के दौरान। ये सब जो है आपके गांधी चौक पे वो दुकान है, आप उससे पूरा विवरण लें कि मैंने जो पैसे जो मोबाइल लिया है, मैंने हैप्पी के मैंने उसमें स्पष्टीकरण देना था। वो दुकान है मोबाइल से करके कुछ कॉर्नर पे है बिल्कुल, उस आदमी का नंबर ले लो, उस आदमी का जाके पूछ लो कि मैंने मेरे पैसे से मोबाइल लिया है, किसके पैसे दो, आपको उसका जवाब खुद मिल जाएगा। सर क्या उनके सैलरी देखकर चेक? देखिए, ये एक लिपि की त्रुटि मान सकते हैं, लेकिन किसी अधिकारी को प्रताड़ित करना, मतलब वो डीएमसी साहब का अधिकार क्षेत्र है कि वो हमारा शोकोज करते, हम उसकी स्थिति स्पष्ट कर देते कि उसी बात में पकड़ में आ जाती। डीएमसी साहब ने एक द्वेष भावना, क्योंकि डीएमसी साहब ने मेरे को पूरा प्रताड़ित किया था और मैं डिप्रेशन में चला गया था, और मैं अपने पद से त्याग पत्र देने वाला था। जब डीसी साहब ने हमें बैठा के समझाया था दोनों को, डीसी साहब के सामने उन्होंने माफ़ी मांगी, उसके बाद वो मुझे ऑफिस में लेके आए थे, उन्होंने गले लगाया डीएमसी साहब ने कि आप छोटे भाई हो, मेरे अधिकारी हो। कोई भी अधिकारी है, देखो उसको मारने के लिए तो बहुत सारे तरह, बचाने के लिए तो चाहिए ना, लेकिन किसी कर्मचारियों के साथ मारपीट करना, उनको माँ बहन की, एक मेरा कर्मचारी लव कुश यहाँ, उसको बहन की गाली दी और फिर उसको 2 घंटे बिठा के समझाया। आज में उसने मेरे को बताया, मैं डीएमसी साहब के पास प्रस्तुत हुआ जाके, मास्टर ऐसे मेरा कर्मचारी है, आपने इसको बहन की गाली दी, ठीक है। वो बोले ना, वो जो बताते हैं आप वो तो सारे हरिश्चंद्र है, मैं पागल हूँ, ये बात नहीं है। उस लड़के ने खुद एक्सेप्ट किया, लेकिन वो कह रहा है कि मैं ना मैं कैमरे के सामने आ सकता और ना मैं लिखित में शिकायत, क्योंकि मेरी तो जीविका यही है। डीएमसी साहब टर्मिनेट की धमकी देते हैं सीधा। अब डीएमसी साहब से मेरा कोई रोष नहीं है, डीएमसी साहब को ये लगता है कि सुशील है, देखो मेरे कार्य में पूरा टाइम ऑफिस को देता हूँ, ठीक है,
मेरा कोई पेंडेंसी, मैं बिल्कुल किसी की पेंडेंसी छूटता। हाँ, पत्रकार साथी यदि कह दे मैंने SC/ST आयोग में DMC साहब की एक शिकायत दी हो, थाना में जाए हो, लेकिन बार बार मुझे SC/ST करके मुझे नीचा दिखाने की, मतलब प्रताड़ित करने की मुझे कोशिश की जा रही है। जब इतने अत्याचार करें तो कहाँ जाएगा? ये आयोग किस लिए बने हैं? महिला आयोग, SC/ST आयोग, ये आयोग किस चीज़ के लिए बने हैं? इसी चीज़ के लिए तो हैं। इनको फिर तो, और ये जो अधिकार दिया, ये संविधान ने दिया मेरे को। यदि मैं उस कम्युनिटी में पैदा होगा, मेरा क्या दोष है इसमें? यदि SC बार बार उस पत्रकार को, ये जो फरीदाबाद का पत्रकार है DMC साहब, उनको बयान देते हैं, बार बार मेरी छवि खराब करने के चक्कर में बार बार उसको बाइट देते हैं, ये चीज़ ऐसी होगी, ये चीज़ ऐसी होगी, ये गलत है। DMC साहब को अधिकार है, मैं उसका अधीनस्थ कर्मचारी हूँ और मैं बिल्कुल मान सम्मान करता हूँ। मेरे बॉस हैं वो, मैं बिल्कुल इसमें दोहराई नहीं करता, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर और एज ए CO मैं उसके अधीन हूँ और उसके आदेशों की पालना करता हूँ। लेकिन किसी आदमी को इतना मत कराओ कि वो यदि अनुसूचित जाति का बार बार कि कवच पहने हुए हैं, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, मैं उस कम्युनिटी में पैदा हो गया, मैं अपनी मर्जी से नहीं पैदा हुआ। और जो यदि मेरे को बार बार इतने अत्याचार करेंगे तो मैं क्या करूँगा? मुझे कहीं तो जाना पड़ेगा ना। मैं और मेरा परिवार स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, मैं बार बार छुट्टी दे के भागता हूँ। ठीक है, ये गलत है। ठीक। अच्छा, एक और बात, पीछे भी देखो, आप सारे प्रेस वाले थे सामने, दारा सिंह की कंप्लेंट थी। दारा सिंह की कंप्लेंट थी खेतों की चारदीवारी की, और हमने उसके टेंडर लगा दिए। और दारा सिंह की टेंडर लगाने के बाद हमने उसका जवाब भी बना के दे दिया कि टेंडर लगाया, ऑनलाइन प्रक्रिया जी, पहले बिड में कोई आया नहीं, दूसरी बिड में DMC साहब ने उसको प्रिपेयर कर दिया कि आपने ग्रामोन्नति की कमेटी की मीटिंग में ये कहना है कि मैं SC नहीं तो मेरे पे भी सुशील बुक्कल SC/ST एक्ट लगा देते, जैसे DMC साहब पे मुकदमा दर्ज कराया। DMC साहब ने खुद मना कर दिया कि मेरे ऊपर तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। तो मुझे बार बार SC/ST कह के टारगेट करना, मेरी छवि को, मेरी बिरादरी को, मेरे अनुसूचित जाति होने पर बार बार मुझे अपमानित करने के बराबर है। मैं अनुरोध करता हूँ DMC साहब से, ये कहना है कि मैं बिल्कुल डिप्रेशन में हूँ। हाँ, DMC साहब चाहते हैं कि मैं उसकी नौकरी खराब कर दूँ, मैं इसको सस्पेंड करा दूँ, मैं इसको टर्मिनेट करा दूँ। ये उनका जो लक्ष्य है ये गलत है। उनको ये सोचना चाहिए मेरे अधिकारी को मैं कहाँ सम्मानित कराऊँ, मैं अच्छा काम लूँ और मैं उनका सहयोग दूँ। मैं अनुरोध करता हूँ DMC साहब से कि द्वेष भावना से काम ना करें। ये कर्मचारी हैं, किसी को माँ बहन की गालियाँ देते हो, किसी को पीटते हो, किसी का गला पकड़ते हो, किसी को कुछ करते हो, किसी को बार बार SC/ST का कह के प्रताड़ित करते हो हर एक मंच पे कि ये तो शेड्यूल कास्ट है, SC एक्ट लगा देगा, ये कर देगा। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मेरी एक भी कंप्लेन लेके आया तो SC एक्ट की हैं जी। अपील मेरी है कि देखो, मेरा पूरा जिला प्रशासन से और आप लोगों से भी और जनता से भी अपील है, यदि कोई भी ऐसा मामला संज्ञान में या NDC के लेके है या किसी भी प्रकार का कोई मामला संज्ञान में आता है, मैंने मेरा WhatsApp नंबर भी ज़्यादातर पार्षदों को दे रखा है। वो कर्मचारियों के इस जुंगल में जो कर्मचारी मैं कहता हूँ जो दलालों की शरण में कर्मचारी हैं, उसमें ना आए, सीधा अपना ना बाहर से ऑब्जेक्शन लगाएं, अपना ऑब्जेक्शन चाहे एक बार लगवाना हो, 2 बार लगवाना हो, 3 बार लगाना हो, मेरी CFC से लगवाएं, ना तो उनका कोई पैसा लगेगा। और यदि कोई ऑब्जेक्शन उनका गलत भी लग जाता है तो हम बैठे हैं, मेरे पास आ जाएं, मैं उनका ऑब्जेक्शन यहाँ बैठ के लगवाऊंगा। किसी भी इस चीज़ में ना आए। और जो बार बार मेरे ऊपर भ्रष्ट होने के आरोप लगाए जाते हैं, यदि मैं किसी भी मामले में सम्मिलित पाया जाता हूँ भ्रष्टाचार में, तो मुझे जो सजा होगी मैं उसको कबूल करूँगा, जो इंक्वायरी को उसको कबूल करूँगा। लेकिन बिना इंक्वायरी के, बिना तथ्यों को बार बार भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट ये चीज़, ऐसे अधिकारी, ये अधिकारी, तो ऐसा तो किसी की छवि को खराब करना ना तो मानवाधिकार उसका इजाज़त देता है, ना कोई रूल में लिखा। और मैंने एक और स्पष्ट कहता हूँ, अभी तक मैंने किसी अधिकारी की, मेरे अधिकारी हैं DMC साहब, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, ना मैंने आज तक किसी अधिकारी को उनकी शिकायत दी है। उन्होंने भले ही मेरे को सस्पेंड करने के लिए डायरेक्टर को या ACS को लिख दिया हो, जब तक ठीक है। मैं बार बार प्रताड़ित हो रहा हूँ, बहुत बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है SC करके, ये चीज़ें करके। मैं अभी उनसे अनुरोध करता हूँ कि देखो, एक मानव इंसानियत के नाते वो अपने कर्मचारियों से प्यार करें, एक को टारगेट न बनाए। कभी लवकुश को टारगेट बना लिया, कभी EO को टारगेट बना लिया, कभी अम्मी बावड़ को या दारूडे का टारगेट बना लिया, कभी किसी को कुछ बोल दिया, किसी को गाली दे दी, कभी राहुल को एक कर्मचारी को ना मारे। आपका ये परिवार है और परिवार को आप संभाल करके, आप मुखिया हो उसके,
और मेरा अनुरोध है, अपील भी है कि मैं प्रशासन से भी ये जो भी अत्याचार हमारे को ऊपर हो रहा है उसको उससे हमें नहीं जाता।